श्रोताओं नमस्कार। आकाशवाणी का क्षेत्रीय समाचार एकांश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मासिक कार्यक्रम मन की बात पर परिचर्चा लेकर हाजिर है और आज इस कार्यक्रम की 98वीं किस्त थी और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे स्टूडियो में हमारे साथ इस समय मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार शिबन खैबरी। खैबरी साहब, आज के इस प्रोग्राम में आपका स्वागत है। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। हमने आज प्रधानमंत्री जी के मन की बात सुनी और अलग अलग विषयों पर उन्होंने अपने विचार जो थे आज सुनने वालों के साथ साझा किए, तो उन्हीं के ऊपर आज हम बातचीत करेंगे। आज के इस प्रोग्राम की शुरुआत में जो उन्होंने जिक्र किया कि सरदार पटेल जयंती के अवसर पर, उस जयंती को हम एकता दिवस के रूप में मनाते हैं, तो एक गीत, रंगोली और लोरी जो प्रतियोगिता थी उसका आयोजन किया गया था और उसको लेकर लोगों का क्या बढ़िया रिस्पांस रहा। लाखों लोग इसमें पार्टिसिपेट किए और उनमें से जो सिलेक्टेड थे उनकी लोरियां सुनाए भी हमें। तो हमारी लोरी की सबसे पहले बात करते हैं। जैसे जीवन की शुरुआत बचपन से होती है और बचपन का जो दौर है उसमें लोरी बड़ी महत्वपूर्ण होती है। तो ये लोरी किस तरह से पूरे देश को जोड़ती है अपने आप में? भारत में ये परंपरा रही है कि चाहे कश्मीर हो, जम्मू हो, पंजाब हो, पूर्वांचल में कोई प्रदेश हो, किसी भी कोने में माँ का बच्चे को लोरी सुनाने और सुलाने का चलन रहा है। प्रधानमंत्री ने अपने देश के विविधता में अपनी संस्कृति को, जो कि जिसके कुछ अंश लुप्त होते चले जा रहे हैं बदकिस्मती से, उनको पुनर्जीवित और उनको दोबारा रिवाइव करने की ओर उन्होंने इशारा किया और प्रेरणा भी हमको मिली। बहुत सारे जो उन्होंने उदाहरण दे दिए। एक्चुअली ये जो लोरी है, जो आपने कह दी, लोरी की इतनी इम्पोर्टेंस क्यों, इतना महत्व क्यों है? लोरी माँ का ममत्व और निद्रा है, बच्चे की निद्रा, इनमें एक ऐसा समन्वय है, इनमें एक ऐसा तालमेल है कि इस लोरी के जो है, ये कोई रीजन, कोई लैंग्वेज, कोई इसका कोई बैरियर है नहीं। हर एक में अपने अपने लैंग्वेज में वही भाव हैं, वही प्यार है अपने शिशु के प्रति। तो इसमें, इस संबंध में जो प्रतियोगिताएं हुई और प्रधानमंत्री ने हमें सुनवाया भी मन की बात में, कि पहले जो था कि वो जो उनको पहला वो अवार्ड मिला है, जो उनको पहला प्राइज मिला है, तो उन्होंने ये कहा कि उन्होंने अपनी माँ से ये प्रेरणा ली है जी। और दूसरे ने तो माँ के प्रेरणा से देखे बिल्कुल बैक टू रूट्स, जो हमने बिल्कुल जड़ हैं। तो दूसरे ने कह दिया, उसमें जो वह कुम्हार के उस थैले में क्या है, उसके बैग में क्या है। तो वो देखिए कि वो रस्टिक इसमें है, एक रूरल एक टच है इसमें, और एक रिचुअलिस्टिक चीज़ है कि उस कुम्हार के उसमें क्या होगा, उसके मिट्टी होगी, उसमें जो कौन से उसके वो आकार किस चीज़ का देगा वो होगा, उसके बारे में ये देखिए कि एक उसका खाका खींचता चला जा रहा है कि ये लोरी, या मतलब इसमें क्या क्या चीज़ें हो सकती है, इसमें कौन कौन सी इसमें सुंदर चीज़ें अंकित हो सकती है। पूरे देश की कॉमन चीज तो है ही लोरी। साथ ही साथ जैसे उन्होंने कहा कि माँ सिर्फ बच्चे को आराम दे के सुलाती नहीं है, बल्कि उसके अंदर गुणों का और ज्ञान का संचार करती है। बिल्कुल बिल्कुल। और जैसे जिसमें जिक्र किया गया कुम्हार का, हाँ। तो ये बच्चे को सोते सोते बताती है कि कुम्हार कितना अहम है बिल्कुल हमारे। और अगर हम क्योंकि कुम्हार और खिलौने से उसका तो बिल्कुल एकदम से उसके बाद नाता शुरू होता है जी। थोड़ा सा जो रेंगने वगैरह लगता है उसको वो खिलौने से लगता है, जी, तो जी, कुम्हार जी, से जी, आते हैं। अब देखिए जम्मू में भी, डुग्गर प्रांत में भी कई लोरियां हैं और एक बहुत मशहूर लोरी है जो लता जी ने गाई है, तू मल्ला तू लोग पन्ने ठिकड़ियां बादाम पन्ने तू। तो वो अपने बच्चे के लिए एक सपना सजाती है और उसके भविष्य को संवारने के लिए कहती है कि तुम न्याय करने वाले बनो और लोग सभी बैठे और तुम सबसे ऊपर हो, और ये बच्चे के लिए उज्जवल भविष्य दिखाती है। और जब प्रकृति के साथ जोड़ती है तो चंदा को मामा कहती है, चंदा को मामा कहती है। तो कुदरत के साथ, ब्रह्मांड के साथ, प्रकृति के साथ जोड़ने का भी ये काम करती हैं, चाहे लोरी के माध्यम से हम देशभक्ति के गीत क्यों ना गाएं। माँ के वात्सल्य से, जो माँ का जो वात्सल्य है, माँ का जो प्रेम है, इस लोरी के माध्यम से वो अपने शिशु को, जबकि अच्छी अच्छी चीज़ें जैसे आपने बोला चंदा मामा है, वो है, उसमें वीरता का रस भी बढ़ती है, वो उसमें प्रकृति के प्रति बिल्कुल सचेत रहने का वो रस भी बढ़ती है। इसमें विविधता से मतलब उस बच्चे को वो बिल्कुल बहुत सारी चीज़ों से उसके लिए तैयार करती है धीरे 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 लोरी। और ये लोरी की एक लत ऐसी पड़ती है बच्चों, अगर मैं लत शब्द यूज़ करूँगा तो एवं थोड़ा सा छोटा सा बड़ा होकर भी, नहीं माँ पहले मुझे आप लोरी सुनाओ, फिर मैं सो जाऊँ। तो ये बात है। अब इस
एक हमारी जो संस्कृति है, जो हमारा अतीत है, इस अतीत से हम बहुत ही दुर्भाग्य से हम पीछे चले जाते हैं। अभी जम्मू और कश्मीर हम कहेंगे कि जम्मू कश्मीर का एक बहुत ही रिच कल्चरल बैकग्राउंड है, सांस्कृतिक उसकी एक पृष्ठभूमि है, जिससे हम थोड़े पीछे चले जाते हैं और आज के आधुनिकता ने इस सब को उसके ऊपर से बिल्कुल वो हावी हो गया है। जैसे मैं जम्मू की बात करूंगा, जम्मू में आज कहाँ गीतड़ू है, कितनों को पता है गीतड़ू क्या होता है, कि कैसे इसमें फोक का और जो वो सिंगिंग का और डांस का समावेश है, डांस होता था सब उसमें, और उसमें जो समाज में त्रुटियां हैं उनके बारे में व्यंग्य किए जाते थे। इसलिए व्यंग्य किए जाते थे, एक तो उसमें लोगों का मनोरंजन होता था और दूसरे से सीख भी मिलती थी कि हमें इसमें कैसे सुधार लाना है। दूसरा है भाग। अभी भाग के बारे में मैंने किसी लेख में भी इसका वर्णन किया था, जैसे मैंने चूड़ीदार पजामा जो डोगरी का बड़ा मशहूर है, और जो हमारे वो चोगे होते थे, साफा है, वो सारी चीजें लुप्त होती चली जा रही है। एक आइडेंटिटी है, और आइडेंटिटी जब हमारी खत्म होती चली जा रही है, उस पर प्रहार होते हैं बहुत सारी चीजों से, आधुनिकता से, तो हम अपने रूट से बिल्कुल बिखर जाते हैं। भाग के जब हमें आभास होता है तो वो पहाड़, वो मीडोज, वो जो भेड़ बकरियों का चरना, वो जाना, वो बिल्कुल पेड़, उनकी ससराहट, पत्तों की ससराहट, ये सारी चीजें इसमें होती है। दूसरा कारक है हमारे जम्मू में, इसको कहते हैं सिटी ऑफ टेम्पल्स, और ये मैं ये कहूँगा कि रीजन ऑफ टेम्पल्स। यहाँ पर हमारे देवी देवता हैं, बहुत सारे हमारे कुल देवता हैं। अब उनके प्रेजेस में उनकी महिमा करते हैं, और उसमें कुछ जो भी रचनाएं रची जाती हैं उनको गाया जाता था, वो भी अब करीब करीब उतना, मैं ये कहूँगा कि लुप्त तो नहीं है, मगर बहुत कम हुआ है। अच्छा, दूसरा है कि उरुटराडे जो होता था, उसमें भी एक बहुत ही अगर इसके बारे में तो एक बहुत ही बड़ा डिस्कशन हो सकता है, एक डिबेट हो सकता है कि कैसे लड़कियां अपने ससुराल से मायके आती थी, और कैसे वो जो सावन में जो बीज का होता था, वो एग्रीकल्चर के से संबंधित, वो गड्ढू में कैसे वो उसमें रखते थे, और पूरा एक महीना उसको रंगोली से सजाते थे, और इर्द गिर्द उनको जो गड्ढे होते थे, जो बर्तन होते थे, उनको कैसे रंगोली से सजाते थे। तो उसमें उनकी जो ओरिजिनलिटी होती है, उसमें जो उनका जो होता है, नवीन जो उनके विचार है उनमें बनाने के नए वो सारे बनाते थे। एक कंपटीशन होता था किसने अच्छी रंगोली बनाई। और देखिए, जैसे आपने जिक्र किया कि बीज उसमें बोती थी, तो वो एक किस्म का लैब का काम करती थी, लेबोरेटरी का काम करती थी। एक परीक्षण होता था कि जो बीज है हम बोएंगे तो फसल कैसी होगी। खैबरी साहब, आपने रंगोली का जिक्र किया, तो रंगोली आप चाहे जम्मू कश्मीर में देखिए, या केरला में देखिए, या वेस्ट में देखिए, या नॉर्थ में देखिए, या ईस्ट में देखिए, कहीं भी देखिए, रंगोली का चलन है ही है। आप देखिए, कश्मीरी शादियों में जब बारात आती है तो उसके स्वागत के लिए रंगोली बनाई जाती है। बिल्कुल, उसको क्रूल बोलते, वो जो है वो रंगोली वो होती है। उसी के साथ साथ क्रूल वो दीवारों को चित्रण करते हैं, उनमें देवी देवताओं का फूल वगैरह करते थे। अच्छा, कश्मीर में भी जो है, कश्मीर में हम ये देखते हैं कि उसमें एक बांडपत्र होता था, बहुत ही मशहूर होता था, कथावाचन का तरीका था। हाँ बिल्कुल। फिर उसमें भी व्यंग्य होता था बहुत। अच्छा, दूसरा लडिशा होता था, वो भी एक उसका राइम और रिदम मीटर भी उसका अलग सा, उसका बोलने का तरीका भी दूसरा होता था। सबसे बड़ा जो लुप्त हुआ, जो हजारों सालों से चल रहा था, वो हिंजे का जो गुणगान वो लेडीज गाते थे, कि जब लड़की की शादी होती थी, वो संस्कृत पेस पर उनमें जो हिम्स एक किस्म के होते थे, वर्सेस होते थे, उसमें इस शादी की क्या महिमा होती है, ये क्या होती है, और उसमें फिर कि जो हमारे देवी देवता है वो बिल्कुल कृपा करें, ऐसा होता था। वो भी लुप्त होता चला जा रहा है, वो भी अब लोकल जो है वो उसमें वो सबुचुट किया जाता है। तो आज का जो मन की बात में ये संदेश बहुत गहरा और मजबूत संदेश था कि हम सभी को अपनी परंपराओं से जुड़ना है। जो छोटी छोटी चीजें हम आधुनिकता के चक्कर में भूलते जा रहे हैं, उनके साथ हमें जुड़ना है। आपने रंगोली का जिक्र जैसे किया, तो आज जो प्रधानमंत्री ने उस कॉम्पिटिशन जो शुरू किया गया था रंगोली का, उसमें देखिए रंगोली के माध्यम से पंजाब से कमल कुमार ने भगत सिंह के बनाया, और महाराष्ट्र से सचिन ने जलियांवाला बाग और उधम सिंह ने किस प्रकार वो बदला लिया, उसका चित्रण रंगोली से किया, और गोवा से गुरुदत्त ने गांधी जी की महिमा का गुणगान अपनी रंगोली से किया। तो हम कलाओं को देश प्रेम और राष्ट्र की एकता के साथ अच्छी तरह जोड़ सकते हैं। तो ये तो थी बात उन कलाओं की, उन विधाओं की जो हम भूलते चले जा रहे हैं। तो आगे बनारस का जिक्र करते हुए मोदी जी ने कहा
के बनारस का नाम लेते हैं तो उस्ताद बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह खान खान, साहब का शहनाई नाम, बिल्कुल एकदम से शहनाई के जो जनक जिनको हम कह सकते हैं। और परफॉर्मिंग आर्ट्स के लिए जो परफॉर्मिंग आर्ट्स हैं, जैसे आपने भांड पत्थर का जिक्र किया या लडीशा का जिक्र किया, और जम्मू रीजन की बात करें तो आपने कारकों का, गीतड़ू का, इस तरह की चीज़ों का जिक्र किया। तो इनकी तरफ ध्यान देना भी बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। आधुनिकता अच्छी चीज़ है, आधुनिक हमें बनना है, नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना है, नए तौर तरीकों का इस्तेमाल करना है, लेकिन अपने रूट्स से, लेकिन रूट्स से अलग नहीं होना अपने संस्कृति से, अपने अतीत से, उससे बिल्कुल अपना रिच है, जो बहुत ही, जिसके ऊपर हमें गर्व करना चाहिए, उससे हमें बिल्कुल नहीं दूर और हमारी रूट से तो हमारी पहचान है। अपनी भाषा जो है, अपनी जो बोली है, अपने जो हमारे फोक संगीत है, अपना जो हमारा नृत्य है, नृत्य शैली है, उससे हमें दूर नहीं जाना है, उसको प्रोत्साहन करना है, उसको बिल्कुल बढ़ावा देना है। और यंगर जनरेशन जो है, जो हमारी युवा पीढ़ी है, उनमें उनके प्रति रुचि का संचार करना है, ये हमारा ध्येय होना चाहिए जी। और हम आधुनिकता की बात कर रहे हैं कि आज इंडिया जो है वो इंफॉर्मेशन डिजिटल इंडिया बनते जा रहा है, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जितना इस्तेमाल भारत में और जितनी जल्दी होने शुरू हुआ है, शायद ही दुनिया के किसी और मुल्क में हो। प्रधानमंत्री जी ने जिक्र किया ई संजीवनी, ये जो सुविधा है, आप इसको किस तरह से देखते हैं? उन्होंने तो एक डॉक्टर से भी बात कराई जो कि दूर दराज के आसाम के इलाकों में रह करके लोगों को, गांव के लोगों को ये सुविधा जो है वो दे रहे हैं। इसमें सर मैं ये एक बात कहूंगा कि हमें ये नहीं पता है कि ये ई संजीवनी जो है, इसमें अब तक 10 करोड़ लोग परामर्श हो चुके हैं इससे लाभान्वित। इसमें फिर भी अवेयरनेस लाने की ज़रूरत है, जानकारी लाने की ज़रूरत है। बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं है कि वो इतना अच्छा ऐप जो है, ये अपने मोबाइल में बिल्कुल अवेलेबल है, और डॉक्टर से कंसल्टेशन करके, और डॉक्टर्स को इसमें एक तो क्वालिटी कंसल्टेशन मिल सकता है, दूसरा टाइम की सेविंग हो सकती है, मनी की सेविंग, पैसे की सेविंग हो सकती है, और बॉदरेशन की सेविंग हो सकती है, और घर बैठे उसको सब कुछ सी सकते हैं। मतलब अभी जिस डॉक्टर साहब से बात की तो उन्होंने कहा था कि जो बहुत सारे पैथोलॉजिक टेस्ट हैं, बाकी चीज़ें हैं, पिछली रिपोर्ट, यही रिपोर्ट, वो भी वो हमारे साथ साझा करते हैं, भले ही वो इसका हमें बिल्कुल उसकी कॉपी ना, जब हम उसके बारे में सब कुछ जानते हैं, जिससे हमें डायग्नोस करने में बड़ी आसानी होती है। तो ऐसे एक जो पेशेंट भी थे, उनसे भी बात हुई, वो भी हमने सुना कि कैसे वो लाभान्वित हुए और डॉक्टर ने कैसे उनका वो ट्रीटमेंट कर दिया। तो ज़रूरत इस बात की है कि इस चीज़ को हम बिल्कुल पॉपुलराइज करें, इसमें आम जो मानविक है उनको कैसे इसे लाभ पहुंच सकता है, अवेयरनेस की ज़्यादा ज़रूरत है। और जिसने ये आज तो सबों ने मन की बात सुनी होगी प्रधानमंत्री की, तो ई संजीवनी को अपनाएं और इससे लाभान्वित हो जाएं, क्योंकि हेल्थ है तो सब कुछ है, हेल्थ नहीं तो कुछ नहीं है जी। और ये इतनी आसान ऐप है कि आप घर में बैठे हुए देश के किसी भी कोने में अपने डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं, और आपको जो बीमारी है, जो तकलीफ है, उसका जिक्र कर सकते हैं, और डॉक्टर आपके फ़ोन पर ही उसकी दवाई या इलाज निवारण कर सकता है। और तरक्की करना बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ना बहुत अच्छी बात है। भारत विज्ञान के क्षेत्र में, अंतरिक्ष के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में आगे बढ़ता जा रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी भी यही कहते हैं कि लेबोरेटरीज के अंदर किए गए परीक्षण जो हैं, उनका कोई फायदा नहीं है जब तक कि वो ग्राउंड लेवल पर दूर दराज के इलाके तक नहीं पहुंच पाए। और जैसे ई संजीवनी से देखिए, हमारे देश में आज भी बहुत सारे इलाके ऐसे हैं, सुदूर हैं, पहाड़ी इलाके हैं, जहां पर इजीली रोड्स की एक्सेस नहीं है, और पॉसिबल नहीं है इंसान के लिए कि वो घर से निकले, 100-200 रुपए खर्च करके अस्पताल तक पहुंचे, या पैदल पहुंचे, या गाड़ी में किराया खर्च के पहुंचे। तो उसके टाइम की भी बचत होती है, पैसों की सबसे पहले बचत होती है, टाइम की बचत होती है, और इंस्टेंटेनियस उसको मतलब फौरन उसको कंसल्टेशन मिल सकती है जी। मतलब देखिए, बात हो गई, कनेक्टिव बात ही होनी है तो डॉक्टर से बात कर सकते हैं, डॉक्टर उनको सलाह भी दे सकते हैं, मिनटों में हो सकता है। मगर ऐसा है कि जो मैंने पहले भी कह दिया कि अवेयरनेस एक ऐसी चीज़ है, जानकारी एक ऐसी चीज़ है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो जानकारी के अभाव में लोगों को पता नहीं है, और जितनी अवेयरनेस होगी उतना ही इनके बेनिफिट जो हैं वो बिल्कुल हर एक कोने में और हर एक जगह पहुंच सकते हैं जी। और उसी तरह जोर दिया जा रहा है कि जो कृषि के क्षेत्र में नई नई इजाद हो रही हैं, नए एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं, उनका भी ग्राउंड लेवल पर किसान के खेतों तक उसको पहुंचाना है। बिल्कुल। और हाल ही में भारत और सिंगापुर के बीच जो यूपीआई पे नाउ लिंक
लॉन्च किया गया है, उससे दोनों देशों को भी फायदा हो रहा UPI है। और सबसे बड़ी बात यह है कि भारत दुनिया का पहले नंबर का देश है जिसमें डिजिटल ट्रांजैक्शंस हो रही हैं। बहुत इस चीज पर हो रही है, बिल्कुल। मतलब हमने इवन चीन को भी पीछे कर दिया इस चीज में। डिजिटल इंडिया की एक क्रांति है और इस क्रांति का न कि सिर्फ अपने देश में लाभ पहुंच रहा है बल्कि दूसरे देश में भी। अभी सिंगापुर के साथ भी एक एग्रीमेंट हो गया, वो ले रहे हैं। तो जितना हम इस डिजिटल रेवोल्यूशन को, डिजिटल क्रांति को अपनी दिनचर्या में और अपने काम में, अपने इसमें अपनाएंगे, उतना ही हमारे लिए अच्छा है। सेफ्टी भी इसमें बहुत सारी है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जिसका एक अंग है, भारत इसमें बहुत ही आजकल अग्रणी देशों में है और इस पर हमें बहुत ही गौरवान्वित होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको अपनाना चाहिए। यानी टेक्नोलॉजी और तरक्की का फायदा तभी है कि जब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ लिविंग, जो उसमें बेहतरी आए, उसमें सुधार आए। और जैसा कि आपने पहले ही कहा कि अपनी जड़ों से जुड़े रहना, उन्होंने जिक्र किया श्रीमान कंचन बनर्जी जो कि अमेरिका में रहते हैं, और उन्होंने वेस्ट बंगाल की 700 वर्ष पुरानी त्रिवेणी कुंभो पुनर्जीवित किया। यस, उसको पुनर्जीवित किया, एक ट्रेडिशन को पुनर्जीवित कर दिया। और इसमें अब कुंभ के जब वो होता है, वो जो पर्व होता है, उसको भी वो उस वक्त उसमें वो डुबकी लेते हैं। और वो पुराने जो 700 साल से, ये एक मामूली बात नहीं है कि 700 साल से जो एक परंपरा छूट गई थी, हाँ चूक गई थी, उसका फिर पुनर्जीवन ही एक किस्म का मिल गया उसका, और लोगों ने उसमें भाग लेना शुरू कर दिया। एक कल्चर पुनर्जीवित हो गया। और कल्चर जब होगा, कल्चर से ही हमारी आइडेंटिटी है, हमारी पहचान है, और कल्चर को हमें नहीं भूलना चाहिए। और ऐसी ही बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे आध्यात्म से, जो हमारे संगीत से, कृषि से, जो हमारे दूसरी चीज़ों से, नृत्य शैली से, संगीत से जुड़ी हुई है, उनको हमें पुनर्जीवित करना है। जैसे कि उन्होंने एक वो वाद्य हैं, जो वाद्य भी बनाए नहीं जाते थे, वो खत्म हो गए थे। अब वो एक है जो, बल्कि वो दिव्यांग भी हैं, वो बनाते हैं, वो नए नए वाद्य बनाते हैं, वाद्य यंत्र बना रहे हैं, यंत्र बना रहे हैं। और जब वो बनाएंगे तो वो मार्केट में जाएंगे, और मार्केट में जाएंगे तो लोग उसमें सीखेंगे, और जो भी कोई पुराने गुरु होंगे उनको याद आएंगे, वो नए नए शिष्य उनको सिखाएंगे, और इस तरह से एक उसका संचार होगा। और जिन आर्टिस्ट का आज उन्होंने जिक्र किया, उनमें वारकरी कीर्तन की जो परंपरा है, वारकरी कीर्तन, उसको लोग भूलते जा रहे थे, और उन्होंने, एक व्यक्ति ने अपने लेवल पर उसको शुरू किया, और उसकी जो मशहूरी है या उसकी लोकप्रियता है उसको बढ़ाया है। करकट्टम नृत्य शैली जो है, वो लोग भूल चुके थे, उसके लिए लोग काम कर रहे हैं। और एक पेरिनी ओडिसी नृत्य जो है, वो शिव की महिमा का वर्णन उसमें है, तो उसमें 101 दिनों तक चलने वाला उन्होंने वो ये परंपरा शुरू की। और लोग, और अमूमन हम देखते हैं कि कोई भी बड़ा काम या कोई बदलाव लाने के लिए, कोई रेवोल्यूशन लाने के लिए, हम ये सोचते हैं कि सरकार ये काम करे। जब तक जन जन का सहयोग नहीं होगा, उनका समर्थन नहीं होगा, तो सरकार कुछ भी नहीं कर सकती। और जितने लोगों के हमने आज नाम लिए हैं या एग्जाम्पल हमने दी है, वो इंडिविजुअल लेवल पर उन्होंने कोशिश की, लेकिन जब कोशिश की तो लोगों को साथ जुड़ने का मौका मिला, और वॉलंटरी लोग साथ जुड़ते गए। पुरातत्व से जुड़े हुए बहुत सारे ऐसे हमारे, मतलब जो फोर्ट्स हैं, हमारे पुराने जो पैलेसेस हैं, जो ऐसी कोई चीजें हैं, ठीक है, हम ये चाहते हैं कि सरकार उनमें थोड़ा रेनोवेशन करे, मगर जब तक लोगों का वहां पर आना जाना, लोगों का उसमें जुड़ना नहीं होगा, तब तक उनका पुनर्जीवन नहीं हो सकता, तब तक उनकी मशहूरी नहीं होगी, तब तक लोग जानेंगे नहीं कि कौन सी चीज़ यहाँ पर है। यह आपने बहुत ही अच्छी बात की, जब तक लोग नहीं जुड़ेंगे, सरकार अकेली कुछ नहीं करेगी, क्योंकि लोगों का जुड़ना, सरकार का इनिशिएटिव लेना, तभी कोई बात बन सकती है। जी, सिंपल सी बात है। जब हम स्वच्छता की बात करते हैं, हम चाहते हैं कि सरकार की तरफ से गाड़ी आए, कूड़ा ले जाए, सरकार की तरफ से नालियां अच्छी हों, उनकी सफाई अच्छी होनी चाहिए, डस्टबिन होनी चाहिए, ठीक है, वो प्रोवाइड करना तो सरकार का काम है। लेकिन हमारा योगदान ये तो हो सकता है कि हम जो कूड़ा इधर उधर ना फेंकें, उधर ही फेंके, बिल्कुल ना, इधर उधर ना फेंकें, उसी जगह फेंकें, तो हमारा योगदान इस तरह से हो सकता है। ये जरूरी नहीं है कि सरकार जो है वही काम करेगी तो हम कुछ कर पाएंगे। तो सरकार के कामों को कामयाब बनाने के लिए भी हमारा समर्थन जो है वो बहुत जरूरी है। बहुत बदलाव आ रहा है स्वच्छता में। और एक ये भी एक क्रांति थी, एक बिल्कुल मैं कहूँगा कि साइलेंट रेवोल्यूशन, बट अ वेरी 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 रेजोल्यूट एंड वेरी इफेक्टिव रेवोल्यूशन थ्रू आउट इंडिया।
और इसमें बदलाव बहुत आ रहा है। जैसे हम बहुत सारे जो हमारे शहर है उनमें कंपटीशन होता है, प्रतिस्पर्धा होती है, उनमें प्राइजेस भी आते हैं कि कौन सा शहर ज़्यादा हुआ, सबसे ज्यादा स्वच्छ था। सब स्वच्छ है। और बहुत सारे जो सिटीज़ हैं वो ये लेते हैं कि नहीं, अगर हमने पिछले साल ये मतलब हमें अवार्ड मिला, इस साल भी मिलना चाहिए। निरंतरता इनमें आती है, तो ये एक बहुत बड़ी अच्छी बात है। ज़्यादा से ज़्यादा गाँव भी इसमें हिस्सा ले रहे हैं, तो जहाँ पर प्रकृति का ज़्यादा प्रभाव है। और इस तरह से मैं ये कहूँगा कि स्वच्छता जो है, वैसे अगर ऑन द फेस ऑफ इट पहले पहले ये लगा कि स्वच्छता का जो क्रांति जो है ये क्या होगा, इसका क्या होगा, मगर आज हमें ये पता चलता है ग्राउंड पर कि कितनी स्वच्छता। अब लोग परहेज करते हैं इधर उधर फेंकने से, बहुत सारे बदलाव आ गए हैं, बहुत सारे चेंज आ गई हैं। और हमारे सड़कें, हमारी गली, हमारे कूचे, हमारी नालियाँ पहले से बहुत 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 सुधरी और बहुत साफ होती है। जी, सरकार भी काम करती है और लोगों का भी इसमें पूरा, जिसे हम ताउन कहते हैं, इसमें कोऑपरेशन कहते हैं, उनमें साथ है, वो बढ़ता चला जा रहा है दिन ब दिन। मन की बात में तकरीबन हर बार प्रधानमंत्री पर्यावरण संरक्षण की तरफ ध्यान देते हैं। आज हम तरक्की कर रहे हैं, नए नए शहर बस रहे हैं, बस्तियां बन रही हैं, शहरीकरण हो रहा है और तरक्की करना जरूरी भी है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन उसके साथ साथ पर्यावरण के महत्व को समझकर उसके संरक्षण को ध्यान रखना बड़ा जरूरी है। तो मैं चाहूंगा कि आप आज सुनने वालों को ये भी बताएं कि पर्यावरण, रोजमर्रा की जिंदगी में हम पर्यावरण का किस तरह से ध्यान रख सकते हैं। पर्यावरण का हमें ये देखना है कि ज्यादा से ज्यादा जो सड़कें हमारी हैं उनमें एमिशन बहुत कम हो। हम जो पेड़ पौधे हैं उनके बारे में बहुत सचेत रहें कि एक पेड़ जो है कितने ऑक्सीजन सिलेंडर है वो हमारे लिए। ये हमें कोरोना काल में पता लगा ऑक्सीजन की महिमा क्या होती है। वैसे ऑक्सीजन तो वैसे चाहिए होता है हमेशा। पेड़ और हमारे पौधे, फ्लोरा और फौना, और इनमें जो जानवर जो प्रकृति के हैं उनको कैसे हम संरक्षण, उनको लुफ्त ना होने दें। अभी प्रधानमंत्री ने एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव ले लिया। चीते जो हमारे एक शान हुआ करते थे वो लुप्त हो गए चुके थे। अब हमें दूसरे मुल्कों से लाना पड़े यहाँ पर, ताकि हम उनको यहाँ पर बसाएं और हम यहाँ पर फिर उन्हीं दिनों की याद हमारे ताज़ा हो जाए जब हमारे पास चीते हुआ करते थे, फास्टेस्ट मूविंग एनिमल ऑन द सरफेस ऑफ दिस अर्थ। तो पर्यावरण जो एक है ये कंप्रहेंसिव चीज़ है। इसमें जल भी है, इसमें हवा भी है, इसमें वो जो वन के वो जो पक्षी हैं, पशु हैं, उनको भी हमें उनके प्रति भी हमें बहुत ही ये संवेदनशील रहना है। और तभी पर्यावरण की रक्षा होगी। पर्यावरण की रक्षा होगी तो डेवलपमेंट के कुछ माने हैं। अदरवाइज हम जो हैं, ये मैं कहूँगा कि एक वन साइडेड डेवलपमेंट जो है वो तबाही आदमी को मतलब ला सकती है। और इसके लिए भी बड़ा जरूरी है कि हर इंसान पर्यावरण के महत्व को समझे। दिल्ली में अभी मास्क लगाकर जी, बच्चे अभी पिछली बार जब वो इतना पर्यावरण की हालत खराब हो गई थी, सांस लेने को मतलब ने, तो फिर वो बंगले, गाड़ियां, फैक्ट्रियां, वो ये उसका क्या महत्व जब हम सांस ले सकते। तो इस महत्व को बिल्कुल कम नहीं आंकना चाहिए। और पर्यावरण का संरक्षण हमारी सबसे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। जी, और भगवान ने जो नियामतें दी हैं, हमने प्रोग्राम के शुरू में बात की, अपनी परंपराओं की बात की, संगीत की बात की, गीत की बात की, अपने महलों की बात की, पुराने किलों की बात की, लेकिन जो भगवान ने हमें इतना कुछ दे के रखा है, और हमें ये नहीं भूलना है कि अगर एक एक पक्षी, एक एक पशु, एक एक तिनके से भी छोटा जो जीव है वो प्रकृति के बैलेंस को बनाए रखना बड़ा जरूरी है। देखिए, ये मान लीजिए कि अगर मधुमक्खी खत्म हो जाए तो कुछ ही वर्षों में धरती पर जीवन खत्म हो जाएगा। जीवन खत्म हो जाएगा, क्योंकि एक छोटी सी मधुमक्खी जो है फूलों से पराग लेती है, एक फूल से जाती है, तभी तो वनस्पति है, तभी तो पेड़ पौधे हैं। और जब पौधे नहीं रहे तो हमें ऑक्सीजन कौन देगा। तो आज कुल मिला के प्रधानमंत्री ने स्वच्छता की भी बात की, पर्यावरण संरक्षण की बात की, लोक परंपराओं की बात की। तो कार्यक्रम समाप्त करने से पहले एक बार फिर हम सुनने वालों को आज का मन की बात सुनकर ये मंथन करने के लिए कहेंगे कि अपने आसपास प्रकृति का संरक्षण तो आप करें ही करें, बल्कि जो परंपराएं हैं, हमारे गीत है, संगीत है, लोक नृत्य हैं, उनसे दूर मत हो जाएं। और आपको कहीं भी अगर कोई ऐसी जानकारी मिलती है, जिस चीज के बारे में पता चलता है कि ऐसी हुआ करती थी और अब नहीं है,
उनका, हाँ, उसको आगे लाने के लिए, उसको पुनर्जीवित करने के लिए कोशिश शुरू करें, करो। बिल्कुल, बिल्कुल। देश आपके साथ है, लोग आपके साथ हैं, सरकार आपके साथ है, और जरूर उसमें आपको कामयाबी मिलेगी। तो चलते चलते मैं चाहूंगा कि आखिर में आप भी हमारे सुनने वालों को कुछ पैगाम अपनी तरफ से दें। आज जो प्रधानमंत्री जी की मन की बात थी, 98वां खंड था, और इसमें इन्होंने जबकि विविधता पर बात की और विविध जो इसमें इश्यूज हैं वो उन्होंने उठाए, और उन सब को अगर हम थोड़ा सा पूरी तरह से उसमें ध्यान दें, उस पर पूरा ध्यान दें, तो हम अपने, हमारा कल्चर है, हमारा जो संगीत है, हमारा जो नृत्य शैली है, हमारे जो पुरानी चीज़ों से जिनकी हमारी पहचान है, उनको, और अपना पर्यावरण को, पर्यावरण से जुड़ी सारी चीज़ों को, उन पर हमें भी ध्यान देना है। आधुनिकता हो गई कि जो अपना डिजिटल इंडिया है उसको कैसे आगे बढ़ाएं, आधुनिकता के साथ साथ हमारे अपनी परंपराओं को, अपनी संस्कृति को और अपने अतीत का भी ध्यान देना है, तभी हम संपूर्ण, हम ये कहेंगे कि हमारा डेवलपमेंट हो रहा है। यानी कुल मिला के अपने जीवन रूपी वृक्ष को जितना भी फैला लें, जितना भी विस्तार कर लें, लेकिन अपनी जड़ों से नहीं कटना है, जड़ों से दूर नहीं जाना है। शिबन खैबरी साहब, आप हमारे अनुरोध पर हमारे स्टूडियो में आए और आज के मन की बात पर बातचीत की, अपने विचार साझा किए, टिप्पणियां आपने की। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार।